हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी मास्टरी पे। कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे ही होंगे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी मस्त एकदम बढ़िया। सो आज से स्टार्ट हो रहा है आपका न्यू बैच क्लास 10th के लिए स्पेसिफिकली, जहां पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आईटी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में स्पेशली, जिस पर्टिकुलर वीडियो में मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 आपके मैथमेटिक्स चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक सी कुछ बातें हैं, कुछ बातों को आपको बता जाता हूँ, शायद आप लोग उसको इंटरेक्ट कर पाओ, रिलेट कर पाओ। हो सकता है कि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप पर्टिकुलर पेड बैच में देख रहे होगे, ठीक है ना। कहीं पे भी आप देख रहे हो, जहां पे भी देख रहे हो, मस्त एंजॉय करो वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रियल नंबर कंप्लीट करके देंगे। पूरा कंप्लीट किया जाएगा, एक एक टॉपिक टच किया जाएगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस में। एक वीडियो कंप्लीट किया, आई डोंट नो एक वीडियो होगा या दो वीडियो होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकता है, दो पार्ट में हो, ठीक है ना। बट ये इंश्योर्ड है कि ये कंप्लीट टॉपिक कवर किया जाएगा। हर एक टॉपिक को टच करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। सो बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाओ, कॉपी पेन ले लो और बैठो। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा। क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, और साथ साथ में हम प्रैक्टिस करते भी चलेंगे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू होने वाला नहीं है। बस आप इतना काम करिएगा, वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद एक बार रिवाइज करना, ठीक है ना। जो भी आप साथ में वीडियो देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और रिवाइज करना। उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। मे बी कुछ और अपकमिंग वीडियोस में आपको पीवाईक्यूज के भी कुछ मैं वीडियोस ला दूंगा, कुछ क्वेश्चंस पेपर ला देंगे, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। बट अपने साइड से जो आपकी प्रिपरेशन उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बढ़िया करने के लिए आपको करना क्या है, बस इतना सा काम करना है। वीडियोस देखो प्रॉपरली, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझो। नहीं समझ में आए उस चीज को मार्क करो, कमेंट में डाल दो, ठीक है ना। या डाउट सेशन में जब मैं लाइव आऊं वहां पे आप पूछो, ठीक है ना। तो एक एक चीज को प्रॉपरली कवर करना है आपको, और अच्छे से कवर करना है। टॉपिक, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग वे में किया जाएगा। फर्स्ट टाइम आप मेरे बैच में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सो ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, हर एक चीज अच्छे से करी जाएगी। आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट्स क्लियर, मतलब डाउट्स नहीं आएंगे आपके माइंड में, ताकि ऐसा नहीं कि डाउट्स ही नहीं आएंगे। इट मीन्स लाइक दैट कि ऐसा ऐसा सस्पेंस वाला टाइप का नहीं रहेगा कि आप देख रहे हैं, मतलब सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा, क्या ये हमारे बोर्ड से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। सब कुछ रिलेटेड होगा, क्योंकि एवरी टॉपिक्स बहुत रिसर्च करके रखी गई है और एक चीज को डिटेल में यहाँ पे आपके सामने रखा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले टॉपिक ही देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको मिलेगा, सबसे पहले हमें समझना है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। नंबर्स के बारे में जानने, अब भाई चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, तो नंबर्स के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। रियल नंबर यानी कि हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में समझना है। आगे और भी नंबर्स आएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये समझना कि भाई हमारे पास एक कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। नाम सुना होगा, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। जिन्हें नहीं सुना होगा आज सुन लेना और समझ भी लेना, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें कर रहा है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, यानी हमें ये जानना है कि अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम कहती क्या है, सबसे जो बेसिक थ्योरम है वो क्या कहती है, ठीक है ना। उसके बाद हमें जानना है क्या, एचसीएफ एलसीएम। तो सर ये क्या बोरिंग सा है, एचसीएफ एलसीएम फिर से आ गया भाई। अब है टॉपिक तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज कंस्ट्रेंट कर दी गई है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन किसके मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना है, बट किसकी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालना है। यानी एचसीएफ और एलसीएम बहुत नाम सुना ही होगा, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4-5 के मैथमेटिक्स में है ये, ठीक है ना। अब बात इतनी है कि क्लास 4-5 का जब पढ़ा होगा और आज क्लास 10 में बैठे हो गया ना अच्छा खासा टाइम, तो कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें भूल गई होंगी, बहुत सारे मैथमेटिक्स में टर्म्स यूज भी होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज को फिर से रिवाइज ले लो या फिर प्रॉपर डिटेल में ले लो, समझेंगे, ठीक है। फिर क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि हमें वर्ड्स प्रॉब्लम समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है ना। इसके बारे में समझेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती क्या है कि वो
क्वेश्चन समझ नहीं पाते, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके सीबीएसई के किसी भी क्वेश्चन में जाओ, चाहे फिजिक्स में रहो चाहे मैथमेटिक्स में रहो, यही दोनों सबसे स्ट्रांग और कहते हैं ना वो डर लगाने वाले, जिससे डर लग जाता है कि अरे यार फिजिक्स आ गई, अरे यार मैथमेटिक्स आ गई, ठीक है ना। तो इतना डरने की बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हैं ना, यानी क्वेश्चन को समझना सीखना है। गारंटी ले लो, लिख लो आज, अगर आप क्वेश्चन समझना सीख गए ना तो सोल्यूशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से और आराम से हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जानना है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी HCF और LCM के बीच में रिलेशन जानना है, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर से कैसे रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। फिर हमें जानना है प्राइम एंड को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऑलरेडी यहाँ पे सीखेंगे, साथ में यहाँ पे को प्राइम को भी जानना है कि भाई ये प्रो प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। फिर कहता है रेशनल एंड इरेशनल के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो भाई ये चैप्टर रियल नंबर है तो आपको कंपोजिट नंबर पढ़ना है, प्राइम नंबर पढ़ना है, रेशनल नंबर पढ़ना है, रेशनल नंबर पढ़ना है, प्राइम नंबर पढ़ना है, को प्राइम नंबर पढ़ना है, ये सारे नंबर्स तो पढ़ने हैं। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिससे 100% क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में, चाहे कोई भी साल का PYQs उठा लीजिए, आपको इररेशनैलिटी से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसको IMP लिख लो आगे, 1 स्टार 2 स्टार 10 स्टार 50 स्टार लाख स्टार जितना लगाना लगा लो, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट इररेशनैलिटी, ठीक है ना। रेशनैलिटीज के बारे में जानना, इररेशनैलिटीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, और ये टॉपिक कवर हुआ तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, तो एकदम आराम से, ठीक है ना। ये नहीं कहूंगा कि पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, मैं कहूंगा कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है ना। टॉपिक है, टॉपिक को नोट करो और नोट करते हुए क्वेश्चंस को भी नोट करो और सॉल्व करना साथ साथ में लो। चलो तो साथ साथ में शुरू करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर होता क्या है। तो चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि भाई ये कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर है क्या। देखो साफ साफ लिखा है, एकदम क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर वो क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। उसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स क्या हो उसके, 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा ही हो, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स कह रहा है कि ओनली 2 फैक्टर्स, क्या हो उसके, सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। भाई अब ये फैक्टर क्या आ गया, कंपोजिट नंबर तो कह दिया कि भाई मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर कह दिया कि ओनली 2 फैक्टर्स हैं, लिखने में तो बड़ा अच्छा है, बहुत शॉर्ट लिख दिया सब कुछ चलता है। भाई ये फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स कैसे जानेंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्टर समझते हैं और चलो थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि फैक्टर होता क्या है। देखो अगर आप बात करोगे कि फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर, तो भाई ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अरे इधर देखो क्या हो रहा है कि सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, नंबर क्या है 8, ठीक है। अब हमने कह दिया कि 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, होगा डिवाइड। अरे भैया 1 में जैसे 8 को ऐसे भाग देंगे, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम में जाएगा और ये कंप्लीट नो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि एक हमारा क्या है, फैक्टर है। क्या कहेंगे कि एक हमारा क्या है, फैक्टर है। चलो और देख लेते हैं एग्जांपल। हमने कह दिया 8 ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, हाँ बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे भी चेक कर लो, 2 से देखा 8 डिवाइड हो रहा है कितने, 4 टाइम में, 8 चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कंप्लीट डिवाइड होगा। तो क्या कहेंगे 2 भी हमारा क्या है, फैक्टर है। हाँ यार बिल्कुल आसान से दिख रहा है। फिर हमने कह दिया अच्छा चलो ठीक है और समझते हैं, 8 है, अब 2 के बाद से 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कह देते हैं 3 से डिवाइड कर दो 8 को। अब 3 से डिवाइड करोगे तो 8 कंप्लीटली जा रहा है, 3 के टेबल में 8 आ रहा है, देखते हैं 3 1 3 3 2 6 3 3 9, अरे ये तो 9 पहुंच गया, 8 तो आया ही नहीं, यानी कि 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा। अगर हम 2 टाइप जा रहा है तो 6 जा रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, मतलब कि 3 क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है भाई, 3 फैक्टर नहीं है। क्या फैक्टर मिले, 1 मिले, क्या फैक्टर मिला, 2 फैक्टर मिला। सेम तरीके से 8 किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, तो 4 भी क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। आ रही है बात समझ में। तो जो नंबर उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े, वो नंबर क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो इस तरीके से भाई साहब हमारे 8 के फैक्टर हुए कितने, चेक कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है कि हमारे पास है यहाँ पे 8 किससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 1 से, हाँ हो जाएगा 1 से। 8 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, हाँ भाई 2 से भी हो जाएगा, क्यों भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, अभी देखिए हमने। 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से, हाँ 4 से हो जाएगा।
5 से होगा नहीं होगा, 6 से होगा नहीं होगा, 7 से होगा नहीं होगा, 8 हाँ 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जो 8 है उससे कितने फैक्टर मिल गए आपको, 8 के मिल गए आपको 4 फैक्टर। कितने मिल गए, 4 फैक्टर। और हमने क्या कहा कि ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो 8 कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है ना, इसके कितने फैक्टर मिल गए, 2 से ज्यादा फैक्टर मिले। और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने ले लिया 10। अब 10 के क्या फैक्टर्स मिलेंगे, 1 मिलेगा, हाँ मिलेगा। 2 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, हाँ 5 से हो जाएगा। 6 से होगा, नहीं होगा। 7 से होगा, नहीं। 8 से नहीं, 9 से नहीं। 10 से, हाँ 10 से हो जाएगा। तो ये भी क्या मिला, मोर देन 2 फैक्टर मिला। तो 10 भी हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। 12 ले लिया, 12 के फैक्टर्स 1, 12 के फैक्टर्स 2, 12 के फैक्टर्स 3, 12 के फैक्टर्स 4, 12 के फैक्टर्स 6, 12 के फैक्टर्स 12। आई बात समझ में, तो ये सब क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यानी कि अगर एग्जांपल की बात करी जाए कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हैं, और एग्जांपल क्या क्या हो सकता है कि एग्जांपल 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है। ठीक है ना, लाइक मतलब ऐसा मत करना कि मैं सब नंबर लिख रहा हूँ, 9 भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 14 तो हमने लिखा 15 भी हो सकता है। आई बात समझ में, तो ये सब क्या कहलाएंगे, उसके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया, हाँ समझ आ गया, कंपोजिट नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब भाई हमारा प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि भैया हमारे पास कोई नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास है 2, तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, हाँ। 2 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ। और किससे डिवाइड होगा, नहीं। ठीक है, हमने ले लिया क्या 3, 3 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 से डिवाइड होगा। और किससे फैक्टर हो सकता है, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, फिर हमने लिया 4, नहीं 4 तो कंपोजिट है। क्यों 4 क्यों कंपोजिट है, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, तो 2 से ज्यादा हो गया। फिर हमने लिखा 5, हाँ 5 हो सकता है क्योंकि ये भी 1 से डिवाइड होगा और ये भी 5 से डिवाइड होगा। यानी क्या हुआ, आप देखोगे कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि प्राइम नंबर में वो जो 2 फैक्टर है ना, वो जो 2 फैक्टर है ना, उसमें से एक जो है वो क्या होने वाला है, एक जो है वो क्या होने वाला है 1, और जो दूसरा है, यानी कि जो दूसरा है वो क्या होने वाला है, वो खुद नंबर, यानी कि जो दूसरा है वो दैट नंबर ही होने वाला है जो उस नंबर को आप प्राइम नंबर आप कह रहे हो। आई बात समझ में, आई थिंक समझ आई। यानी एक और बात समझ लेते हैं कि भाई साहब प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि वो एक नंबर ही होगा, यानी 2 फैक्टर, यानी एक फैक्टर उसका 1 होगा और दूसरा वो दैट नंबर ही कहलाएगा जो फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ आ गई कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। ये सब कहानी कही क्यों गई, ये क्यों बताया गया भाई कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है? क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, थ्योरम नंबर 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कह रहा है कंपोजिट नंबर 4 क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहलाएगा। तो हमने लिखा एग्जांपल ले लो, कंपोजिट नंबर 4 है, किसको क्या लिख सकते हो, 2 into 2, क्योंकि 2 प्राइम है, 2 प्राइम है और दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। अगर हमने लिया कंपोजिट नंबर, चलो एक ले लिया हमने, क्या है हमारे पास 6 है, 6 का कंपोजिट नंबर है, हाँ कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम किया ना, देखो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो रहे हैं। हमने ले लिया 8, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 into 2 into 2। हमने ले लिया 10, क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। हमने ले लिया 12, हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। आई बात समझ में कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर आप देख रहे हो, जितने भी कंपोजिट नंबर आप सोच रहे हो, वो हर एक कंपोजिट नंबर को
प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और यही कहता है हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी जितने भी आप कंपोजिट नंबर लीजिए उन सब को आप प्राइम नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और प्राइम क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, और कंपोजिट क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। आई बात समझ में, आई थिंक समझ आ गई, ठीक है ना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट से लिखी गई है, कह रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहे थे, इज यूनिक। वो क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब एकदम ओनली, वन एंड ओनली की बात करोगे, सिर्फ वही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्या है, यूनिक, एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि जो फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हो ना, 4 का सिर्फ 2 into 2 ही फैक्टर हो सकता है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है ना। 6 का 2 into 3 फैक्टर हो सकता है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा। 8 का 2 into 2 into 2 ही लिख सकते हो, कोई दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा। क्यों, अरे बन सकता है, क्यों सर, 4 into 2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, 4 into 2 तो लिख सकते हो। हमने कहा 2 into 2, लेकिन एक नया बन गया 4 into 2। लेकिन भैया हमने क्या बात करी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसलिए 4 को फर्दर लिखना पड़ेगा क्या, 2 into 2 into 2। आगे बात समझ में। तो इससे समझना है कि जितने भी दुनिया में आपको कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं, उन सब को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, और वो एक यूनिक फैक्टर होगा, उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हो गई, ठीक है ना। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक लाइन की बात है कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी कंपोजिट नंबर है वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के बराबर होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। चलो भैया एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चेक वेदर 4 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि भैया हमारे पास एक नंबर है, ठीक है ना। चेक वेदर 4 के पावर n, यानी कि क्या है हमारे पास है 4 to the power n। 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या ये 0 से एंड होगा। यानी कि n कोई नेचुरल नंबर ले लो, कैसा एक नेचुरल नंबर, एग्जांपल के लिए मान लो कि हमने ले लिया n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू 1 है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 4 के पावर 1, और वैल्यू क्या होगी इसकी 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने ले लिया मान लो n की वैल्यू समथिंग है 2, तो हम क्या लिखेंगे इसको 4 के पावर 2, और वैल्यू क्या हो जाएगी 16। कह रहा है ऐसा ही n का कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या, कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या n का, जो ये एंड वैल्यू जो आ रही है ना, जो रिजल्ट आ रहा है उसका जो लास्ट वॉल है, यानी कि एंड डिजिट है, वो 0 हो जाए। कह रहा है कि विद एंड विद द डिजिट 0, यानी कि वो 0 से एंड करे, यानी कि वो जो खत्म हो ना, जो नंबर खत्म हो तो उसका एंड में क्या है 0 है। ऐसा पॉसिबल है क्या, कुछ ऐसा कोई नंबर है क्या। कह रहे इसको चेक करके बता दो भाई, इसको कुछ बता दो चेक करके, ऐसा पॉसिबल है क्या। करते हैं भाई, अगर कहा है तो करना तो पड़ेगा ना मेरी जान। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि चलो भैया 4 to the power n है, हमने लिखा 4 के पावर n, ठीक है। अब भाई 4 के पावर n को लिख क्या सकता हूं मैं, अगर मैं इसको कहूं 4 को क्या मैं 2 into 2 लिख सकता हूं, हाँ भाई लिख तो सकते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको आगे और 2 के पावर 2 के पावर n लिख सकता हूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ऊपर पावर है, ये भी 2 पावर है 2 का, और इन सब का पावर n है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं 4 to the power n को 2 के पावर 2n लिख सकता हूं, हाँ भैया बात तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बात इतनी सी, एक बात और, एक और कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि भाई कोई ऐसा नंबर जो 0 डिजिट से एंड करे, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए। कोई ऐसा नंबर जो 0 डिजिट से एंड करे, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि उसके प्रोडक्ट में, ठीक है ना, उस नंबर के प्रोडक्ट में 2 into 5 आना चाहिए। 2 into 5 रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में 2 into 5 रहेगा, तो 100% बात है कि उस नंबर के अंदर 0 एंड करेगा, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए लेके देख लो, सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 100, ठीक है ना। इसको फैक्टर अगर करें हम, 100 का फैक्टर अगर हम करें, तो इधर फैक्टर करते हैं तो 2 कितने टाइम में जाएगा 50, फिर से हमने लिया 2 कहाँ जाएगा 25, फिर हमने लिया 5 कहाँ जाएगा 5,
फिर 5 ले लिया 1, यानी कि 100 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी आप देख रहे हो कि 100 यानी एंड क्या हुआ 0 से, तो उसके अंदर क्या मिला मुझे 2 और 5 मिला ही मिला, यानी कि बात क्लियर हो गई, ये बात एकदम क्लियर हो गई कि अगर इफ एनी नंबर end with digit 0 then it's compulsory कि it should include what 2 and 5 in their factorization। इनके फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 and 5 होना चाहिए। एंड भाई साहब हमें दिख रहा है कि 2 के पावर n में 2 तो है, 2 के पावर 2 2 the power 2n में 2 तो है, लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा हमें, इस जो नंबर जो 4 के पावर n होगा ना वो 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि क्या नहीं एंड करेगा 0 से एंड नहीं करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। क्या पढ़ा हमने इस क्वेश्चन के अंदर, ये पढ़ा कि 4 के पावर n है हमारे पास, तो क्या उसका कोई n का कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो हम यहाँ पे रखें तो वैल्यू 0 से एंड करे। तो चेक किया हमने, तो हमने ये समझा हमने कि भाई जो डिजिट 0 से एंड कर रहा है उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों मौजूद होना चाहिए, 2 एंड 5 दोनों ही होना चाहिए। इट शुड इंक्लूडेड 2 एंड 5, अगर नहीं इंक्लूड है तो वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो हमने इसको फैक्टर करके देखा तो सिर्फ हमें क्या मिला 2 मिला, क्या नहीं इसके अंदर 5 नहीं है, इस वजह से ये क्या 0 क्या एंड नहीं करेगा 0 से एंड नहीं करेगा। आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास नेक्स्ट। भाई और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन एंड रीजन, और हाँ मेरे भाई ये याद रख लो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो प्ले करता है आपका असर्शन एंड रीजन, ठीक है ना। यानी कि आपके पेपर में, जो आपके बोर्ड का पेपर होगा ना, उस पेपर में आपके असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहने वाले, ठीक है। इनको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। कभी समझेंगे कि क्यों भाई ऐसा क्यों है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है, उसको आगे कभी ना कभी समझा जाएगा। लेकिन यहाँ इतना मान के चलिए कि ये इसके लिए हमारे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असर्शन रीजन कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक दो हम लोग करेंगे, कुछ और भी आप ढूंढिएगा अपने इंटरनेट से, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं और भी कुछ पीडीएफ्स आपको अपलोड कर दूंगा जो कि असर्शन रीजन के बेस्ड होंगे क्वेश्चन, ठीक है। सो कोई टेंशन नहीं है, एकदम चिल रही है, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कह रहा है असर्शन एंड रीजन, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। भैया असर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है, कि भाई ये चीज होती है। फिर लिखा जाएगा कि रीजन, कि क्या वो स्टेटमेंट इस रीजन के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। यानी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है क्या वो रीजन से, उसी कारण की वजह से हो रहा है या फिर कोई और कारण है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले लिख रहा है कि 12 टू द पावर n, यानी 12 है उसके पावर n है, एंड्स विद डिजिट 0। कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है, बात ये कह रहा है कि 10 टू द पावर n है, क्या वो डिजिट 0 से एंड करेगा, क्या नहीं है मतलब डिजिट से एंड करेगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यानी हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि 12 टू द पावर n, 12 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0, क्या ये 0 के डिजिट से एंड करेगा, ठीक है ना। चेक करते हैं, ठीक है ना। अब 12 टू द पावर n है तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि 12 टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 के पावर n, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात इतनी सी समझ आ गई कि कुछ ये कहानी है, और हमने अभी अभी तत्काल में पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं कि भैया जो ये 0 एंड की बात हो रही है ना, वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 2 हो और 5 भी हो। बात तो बिल्कुल सही कहा कि भाई जो नंबर 0 डिजिट पे एंड करने की बात आ रही है, 0 डिजिट पे एंड करने की बात आ रही है, हमने अभी अभी पढ़ा कि वो उसके अंदर 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। और हमने यहाँ पे देखा 2 तो है, क्या नहीं है 5 नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि 10 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है भाई। 12 टू द पावर n 0 एंड करने के लिए उसके अंदर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, वो नहीं है, तो इस कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, कोई भी नंबर
एंड कर रहा है डिजिट 0 से, इफ यदि इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, 2 to the power m into 5 to the power n, 2 to the power m into 5 to the power n, where m, n और द नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात, यही बात तो हम कह रहे हैं तब से। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है, वो नंबर 0 से एंड करेगा, तभी करेगा, तभी करेगा, तभी पॉसिबल है इफ इट्स प्राइम फैक्टर is the form of 2 to the power m into 5 to the power n, 2 to the power m into 5 to the power n, यानी 2 और 5 रहेगा तो ये बिल्कुल 0 पे एंड करेगा। तो भैया हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है, लेकिन ऊपर जो असर्शन लिखा है ना भैया, ये गलत है, ठीक है ना, ये होगा रॉन्ग, ठीक है ना, असर्शन होगा रॉन्ग, ठीक है, और हमारा रीजन हो गया सही, यानी कि ए सही है, सॉरी ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है। कौन सा ऑप्शन हुआ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अगला टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी सबसे पहले हमें समझना है HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, ठीक है ना। HCF का फुल फॉर्म लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। देखो HCF और LCM निकालना तो सबको आता है भाई, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है ना तो HCF LCM निकालना तो जरूर आता होगा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन इज दैट कि भाई मतलब क्या है इनका, What is meaning of it? What is meaning of it HCF and LCM? और मतलब जान गए ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये कभी भी किसी टाइम कैसा भी क्वेश्चन पूछ जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इश्यूज, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे HCF और ये LCM है क्या, ठीक है। नाम लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर होता क्या है, हमने क्या जाना कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, कंप्लीटली डिवाइड कर दें। यानी कि अगर सपोज कर हमने एक नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया क्या 8 और दूसरा नंबर ले लिया क्या 12, हमने कहा चलो 8 का फैक्टर बता दो, तो हमने कह दिया 8 का फैक्टर है भैया 1, 8 का फैक्टर है 2, 8 का फैक्टर है 4, 8 का फैक्टर है 8। बात जायज है, हाँ जायज है। कह दिया 12 का फैक्टर बता दो, तो हमने कह दिया 12 का फैक्टर हो गया 1, 12 का फैक्टर हो गया क्या 2, 12 का फैक्टर हो गया क्या हमारे पास 3, 12 का फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 4, 12 का फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 6, और 12 का फैक्टर हो गया हमारे पास क्या 12, ठीक है। यानी दो नंबर थे, एक नंबर क्या था हमारे पास 8, दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 12। कह रहे ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों के क्या हमने फैक्टर्स निकाल दिए। अब इन दोनों फैक्टर्स में ये देखना है कि भाई कॉमन कौन कौन से हैं, दोनों फैक्टर में कौन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। तो चलो कॉमन देख लेते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो क्या 1 कॉमन है, हाँ भैया 1 कॉमन है। क्या 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है। क्या 3 कॉमन है, नहीं 3 कॉमन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, 3 कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या 4 कॉमन है, हाँ 4 कॉमन है। क्या 5 है, नहीं है। क्या 6 है, नहीं भाई 6 कॉमन नहीं है। क्या 8 कॉमन है, नहीं 8 कॉमन नहीं है। क्या 12 कॉमन है, 12 कॉमन नहीं है। तो क्या दिखा कि 8 और 12 दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन क्या मिला मुझे, 1 कॉमन मिला। कॉमन क्या मिला मुझे, 2 कॉमन मिला। कॉमन क्या मिला मुझे, 4 कॉमन मिला। फैक्टर समझ आया क्या हुआ, तो कंप्लीट डिवाइड कर दे। कॉमन समझ आया क्या हुआ कि इन दोनों में कॉमन, यानी कि दोनों में हो, यानी कि 8 में भी हो 12 में भी हो, 8 में भी हो 12 में भी हो, 8 में भी हो और 12 में भी हो, दोनों में चेक किया हमने। अब कह रहा है कि इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है भाई, यानी कि हमने कह दिया कि अगर हम कॉमन की बात करें, अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन मिल गया क्या मुझे 1, कॉमन मिल गया क्या मुझे 2, कॉमन मिल गया क्या मुझे 4, 1 2 4 कॉमन मिल गया। कह रहा है कि इन दोनों में भैया हाईएस्ट कौन सा है। तो क्या 1 हाईएस्ट है, क्या 2 हाईएस्ट है, नहीं 4 हाईएस्ट है। क्या मिल गया मुझे, ये 4 हाईएस्ट है।
यानी कि हम कह दें कि 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, तो 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो और क्या हो, हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो। तो क्या मिला मुझे 4, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसा निकालना नहीं है। यहाँ समझना कि अरे यार ये तरीके से निकालेंगे बहुत टाइम लग जाएगा इसे, तो ठीक है ना, टाइम तो बचाना है ना। मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM, नॉट डिफरेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ HCF एंड LCM। और HCF की बात करें तो क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर, ठीक है ना, आपको क्या दिखाना है कि वो नंबर जो क्या हो, फैक्टर हो और कॉमन हो और क्या हो, हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा नंबर हो दोनों के बीच में। दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई बात समझ में? यहां तक समझ आ गया? आई थिंक आपको HCF समझ आ गया। सॉरी। चलो अब समझते हैं एलसीएम के बारे में कि भैया ये एलसीएम क्या है। एलसीएम कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब छोटा और कॉमन का मतलब दोनों में हो, मल्टीपल का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीपल। ठीक है, चलो हमने ये देखा कि फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड करे, जो आपको उसको डिवाइड करे, और मल्टीपल क्या होता है, जो उसके टेबल में है। मैं यही देख के बताऊं, 8 और 12 की बात करते हैं। सपोज करो कि 8 है, ठीक है, 8 है और 8 के टेबल में क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा, क्या आएगा, 24 आएगा, क्या आएगा, दैट 32 आएगा, क्या आएगा, 40 आएगा, क्या आएगा, 48 आएगा। बिल्कुल ये सब टेबल में आएंगे। यानी कि वो टेबल की बात हो रही है कि 8 जो है ना, 8 जो नंबर है किसके किसके टेबल में आएगा, तो 8 में आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा, 48 आएगा। यानी 8 की टेबल हम पढ़ते जाएंगे तो ऐसे आएगा, और आगे कितने नंबर तक आएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते ही जाएगा, ठीक है ना। सेम तरीके से अगर मैं 12 की बात करूं, ठीक है, तो 12 के टेबल में क्या आएगा, 12 आ सकता है, 24 आ सकता है, वेरी गुड, ठीक है ना। और क्या आ सकता है कि 36 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 48 आ सकता है, और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों नंबर हमने समझ लिया कि भाई 8 के टेबल में क्या आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, ये टेबल में आएगा। 12 के टेबल में क्या आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, उसके टेबल में आएगा। तो बात इतनी आ रही है कि इन दोनों के मल्टीपल समझ गए कि मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्या है कि उसके टेबल में आए। अब जाना कि हमें कि कॉमन क्या है दोनों के अंदर, तो चलो कॉमन समझते हैं कि कॉमन है क्या। तो 8 16 में क्या 8 कॉमन है, नहीं। 16 कॉमन है क्या, 24 कॉमन है, हाँ 24 कॉमन है। और यही कॉमन क्या सबसे छोटा कॉमन है। देखो आगे भी कॉमन मिल सकते हैं, देखो 48 भी कॉमन मिल रहा है, या 48 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। आगे और भी टेबल पढ़ते जाएंगे तो और भी कॉमन मिलने की 100% पॉसिबिलिटीज है। बट क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो छोटी पॉसिबिलिटी होगी, क्या वो छोटा नंबर होगा, नहीं। छोटा नंबर क्या है इसके लिए, 24। क्या है, 24। तो 24 कॉमन है, 24 मल्टीपल है, और 24 क्या है, लीस्ट है। क्या है, लीस्ट है, मतलब छोटा नंबर है। तो हम कहेंगे कि एलसीएम क्या होगा इसका, तो 24 हो जाएगा, जो कि लिस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल भी है, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि फैक्टर क्या होता है, इतनी बात समझ आई कि मल्टीपल क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फैक्टर वो नंबर जो डिवाइड कर दे, आपको ये क्लियर हो कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और मल्टीपल वो नंबर जो टेबल पढ़ने पे आए, ठीक है ना। 8 यानी कि 8 के टेबल, 8 टेबल पढ़ने पे आ रहा है, 16 आ रहा है, 24 आ रहा है, ऐसे टेबल पढ़ने में आ रहा है, 24 12 आ रहा है, तो 24 आ रहा है, 36 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो टेबल्स में ये हमारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। और कॉमन का मतलब जो दोनों नंबर में कॉमन हो, और लीस्ट का मतलब छोटा, और हाईएस्ट का मतलब क्या हो, बड़ा हो। आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, ठीक है। क्या है ये समझ आ गया, ठीक है ना। अब जानेंगे कि निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, विद यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 80 एंड 300। 80 और 300 के हम क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलो तो यह समझ जाएंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो टाइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं आपके 80 का, ठीक है। 80 का फैक्टर बहुत आसान तरीके से आपको पता ही होगा। आपको क्या लगाना है, 80 लिखना है, देन एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा क्या हमने, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम में जाएगा 40। 2 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम में जाएगा 20, फिर 2 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे 300 की, ठीक है। 2 150, 2
75, ठीक है। यहाँ से क्या 3 से कटेगा, हाँ 25, क्या 5 से 5, क्या 5 से 1, हाँ ठीक है। तो ये दोनों नंबर मैंने डिवाइड कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं, लिखते हैं, अगर हम लिखें क्या 80, ठीक है ना, 80 के लिख दिया हमने क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 80 को, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 80 है और लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 5। 2 के पावर 4 कैसे लिखा, तो काउंट करो 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 कितने हैं 4, तो हमने क्या लिखा 2 के पावर 4 इंटू 5, ठीक है। फिर और बात करते हैं, यहाँ पे 300 है 300 का लिखेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, वही देखो क्या है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या था, कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ बात करें क्या 300, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 3, ऐसा ही है, और 5 के पावर हमने क्या लिख दिया 2, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, दोनों का फैक्टर कर दिया, दोनों का क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया कि 80 को 2 के पावर 4 इंटू 5 लिखेंगे और 300 को 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, काम क्या करना है, इन दोनों नंबर को देखना है और देखना है कि दोनों में से कौन सा नंबर किस में नहीं है, उसमें उसको हम ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है 3 या 5 है, इधर 3 टर्म है, इधर 2 टर्म्स हैं, और इस वाले में ये 3 नहीं था, तो यहाँ पे एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, पूरे नंबर को बदल जाएगा। नंबर ना बदले तो पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो आपको पता है कोई नंबर के पावर जब हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 का कहीं नंबर पे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। आप पता है कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 लिखते हो, यानी कि 10 है 0 लिख रहे हो तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, 1 आएगी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। 5 क्या था, 5 था नॉर्मल था, हम उसके पावर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, 3 के पावर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मुझे मान लो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, याद रखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन दोनों में वो कॉमन नंबर उनकी लीस्ट वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों में जो सबसे छोटा पावर कौन सा है 2, उसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हमने 3 में 1 और 0 में सबसे छोटा क्या है 0, यहाँ पे लिखा 5 में 1 और 2 में सबसे छोटा क्या है 1। तो ये होगा उसका एचसीएफ, यानी कि वो नंबर जो क्या हो, छोटा हो, कॉमन में पावर क्या हो उसकी, छोटी पावर, यानी जिसकी पावर क्या हो सबसे छोटी हो, उस नंबर को हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे एचसीएफ में लिखेंगे। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, और नंबर में जो दोनों में पावर जिसकी बड़ी हो, ठीक है, जिसकी बड़ी हो उसको लिखेंगे, यानी कि 2 के पावर 4 इंटू 3 और 0 में कौन सा बड़ा है, तो 3 के पावर 1, और 5 और उसमें कौन सा 2 में कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 2 है तो इसको लिखेंगे। यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 4 इंटू 5 यानी हो जाएगा क्या 20, और इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 16 इंटू 3, और क्या यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 25 75, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 16 और 75 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इतनी बात समझ आई आई थिंक, ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई भी कर दूं, ठीक है भैया, ये भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 6 को 0, सॉरी हिंदी वाला थोड़ा सा, मैं हिंदी वाला टेबल चलता है मेरा, 0 1200, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा इसकी वैल्यू 1200, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि कैसे एचसीएफ निकालना है और कैसे एलसीएम निकालना है, ठीक है ना।
किसकी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। चलो कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, कह रहा फाइंड एलसीएम ऑफ 40, 36 एंड 26, ठीक है। यहाँ पर भी काम वही करना है। क्या हमारे पास 40 है तो 40 लिखा, क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कितने टाइम में 20, 2 से कितने टाइम में 10, 2 से कितने टाइम में 5, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1, ठीक है। फिर क्या रहा हमारे पास? 36, फिर से यहाँ पे करेंगे 2, 2 से क्या हो जाएगा? 18, 2 से क्या होगा? 9, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 3 जा 9, देन 3 1 जा 1, 126। इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ के फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा? 2 63, 3 2 6 1 7 एंड 7 1, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन बचपन से करते आ रहे हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? 40, 40 क्या फैक्टर हो गया? 2 to the power 2 into 2 into 5, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 into 5, बिल्कुल सही, ठीक है ना। क्या है? 1 2 3 5 लिख दिया। फिर है क्या हमारे पास है? 36, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2 into 3 into 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के पावर 2 into 3 के पावर 2, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हमने? क्या यहाँ पे? 126, इसको लिखेंगे क्या? 2 into 3 into 3 into 7, और क्या हो जाएगा? 2 into 3 के पावर 2 into 7, ठीक है ना। ये फैक्टराइजेशन कर दिया। आगे वही काम करना है, सेम काम जो अभी बताया गया था कि आपको क्या करना है, जो नंबर इसमें ना हो मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या देखा हमने? 2 है, 5 है, क्या नहीं है? 3 नहीं है, तो 3 के पावर हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना। क्या नहीं है? 7 नहीं है, तो 7 के पावर 0 हमने बढ़ा दिया। इसके अंदर 2 है, 3 है, 5 नहीं है, तो 5 के पावर 0 बढ़ा दिया। 7 नहीं है, तो 7 के पावर 0 बढ़ा दिया। 2 है, 3 है, 7 है, 5 नहीं है, तो 5 के पावर 0 हमने बढ़ा दिया। ये काम जरूर से करना, इसकी हैबिट अभी से डालना शुरू कर दो। यही काम आपको बहुत आसान कर देगा, आगे के एचसीएफ एलसीएम निकालना है, बहुत ही ज्यादा आसान करेगा। अब कह रहा है क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट काउंट मल्टीपल, यानी कि लीस्ट है तो दोनों पावर में जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों पावर्स में, उसको मैं कैलकुलेट करना है। मतलब क्या कि 2 को कॉमन देखते हैं, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, यानी कि 2 लिखा जाएगा। उसके पावर 3 है, देन 2 है, देन पावर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 3 बड़ा हुआ, तो 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। आई क्या कहता है हमें? 5 की बात करते हैं, तो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो इन तीनों में बड़ा कौन सा है? 5 का पावर 1 बड़ा है, तो इसको लिखेंगे। फिर कहता है 3 की बात कर लो, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 0। अगर पावर सेम हो जाए तो डरना नहीं है, जो पावर बड़ी है उसको लिखना है, यानी कि 3 के पावर क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। अब बात है 7 7 7, इन तीनों में 0 0 0 1 का पावर यानी 1 वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 का मतलब क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीजें ओके हैं कि कैसे आपको एलसीएम और कैसे आपको एचसीएफ निकालना है। इतना करना है कि आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद उन तीनों नंबर्स में क्या देखना है? जो भैया पावर सबसे बड़ी है, किसके लिए? लीस्ट काउंट मल्टीपल के लिए। और जो पावर सबसे छोटी है, किसके लिए? एचसीएफ के लिए। ये लिख लो कहीं पे, कहीं पर राइट डाउन कर लो कि एचसीएफ निकालना हो तो पावर की सबसे छोटी वैल्यू काउंट करते हैं, मतलब एलसीएम निकालना हो तो कॉमन के पावर की सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर यूज करते हैं, एलसीएम निकालना हो तो कॉमन फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर यूज करते हैं। यानी कि लिख लो यहाँ पे भैया कि क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। भैया एफ लिखो, ई कहाँ लिख रहे हो? एचसीएफ निकालना है तो क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, ठीक है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर, ठीक है ना। ये लिख देना। मैं ये इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये भैया हमारे जनरल लैंग्वेज हैं जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग राइटिंग, इंक्लूडिंग वर्ड। बोर्ड में भी मत करने ना,
कह रहे अभिषेक सर ने बताया था बोर्ड में लगा दिया, ना 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 ना, ये याद नहीं है, ये सिर्फ नोट्स के लिए है, नोट्स में समझने के लिए कि फटाफट पढ़े तो आपको याद आ जाए, ठीक है ना, आपको सेंटेंस क्रिएट करने की नीड ना पड़े, पढ़ लिया कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर, फटाफट रिवीजन हुआ। ये नोट्स के लिए अप्लाई नहीं है, नोट्स नॉट अप्लीकेबल फॉर द, नहीं नोट्स के लिए नहीं, इन द बोर्ड्स कॉपी, नॉट अप्लीकेबल फॉर द बोर्ड्स कॉपी। याद है, ठीक है, क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो सुनो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि P and Q और टू पॉजिटिव इंटीजर, P and Q और तो टू पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, सच दैट कि जो P है P के पावर 3, यानी P जो है कैपिटल P वो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p के पावर 3 इंटू Q, एंड Q है उसको लिख सकते हैं P Q के पावर या P Q के होल पावर 2, वेयर P and Q आर द प्राइम नंबर्स। कोई भी इंटीजर्स का फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ P and Q, बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही लुच्चा सा सवाल है यार, बहुत ही छोटा सा सवाल है, बहुत ही आराम सा सवाल है यार। कैसे करना है, देखो ऐसे करना है, कह रहा है कि भैया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या है, P है, कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल p के पावर 3 और क्या लिखा है Q, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो, p के पावर 3 इंटू Q, ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई, इसको आप लिख सकते हो। फिर कह रहा है कि भैया हमारे पास एक क्या है कैपिटल Q, इसको लिख सकते हैं क्या हम P Q के पावर 2, यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम स्मॉल p के स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर। कह रहे हैं भैया बता दीजिए कि एलसीएम क्या होगा इन स्मॉल p एंड Q का, क्या होगा एलसीएम इनका, बहुत ही बेसिक है भाई, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या पढ़ा हमने अभी, LCM निकालना हो तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू, P और P दोनों क्या है कॉमन, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई P के पावर 3, कॉमन फैक्टर Q की हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई Q के पावर स्क्वायर, यानी कि P Q यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P टू द पावर 3 एंड Q स्क्वायर। क्या है हमारे पास एलसीएम, लीस्ट वैल्यू की बात हो गई। अब कहते हैं कि सर अगर इसका एलसीएफ निकालना हो, एलसीएम तो ठीक है बता दिया, इसका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, वाओ बड़ा ही डिफिकल्ट सा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, देखो इधर क्या है एचसीएफ निकालना है, क्या है स्मॉल p, क्या है स्मॉल q, क्या करना है हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन की बात हुई, मतलब कॉमन फैक्टर की लोएस्ट वैल्यू, यानी कि P और Q, यानी P तो लिखा जाएगा 3 और 2 में स्मॉलेस्ट क्या हो गया 2, फिर क्या लिख रहा है Q तो लिखा जाएगा 2 और 1 में स्मॉलेस्ट क्या हुआ 1, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। कोनो डाउट हुआ का, कोनो प्रॉब्लम हुई का, कोनो दिक्कत हुई क्या, कोनो परेशानी हुई क्या, दुख दर्द कष्ट पीड़ा कुछ हुआ का, नहीं हुआ, बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक कहानी बहुत ही आसान से लगी कि क्या किया हम लोगों ने, एचसीएफ निकालना सीखा, एलसीएम निकालना सीखा, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। एक और क्वेश्चन तुच्चा सा लग रहा है कि a and b are the two positive integers such that a value x to the power 3 y to the power 2 and b is equal to x y to the power 2 where x and y are the prime number, what is the HCF of a and b। ये है भैया आपका असाइनमेंट, यानी कि HW होमवर्क करके कमेंट में आंसर दे देना, चुपचाप से कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है ना, तभी लगेगा कि आपने पढ़ा है, देना यार। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया एसर्शन एंड रीजन, और देखेंगे चुटकियों में लगाएंगे इसको सॉल्व। कह रहा है एसर्शन यानी स्टेटमेंट कि HCF ऑफ 2 और मोर नंबर, HCF ऑफ 2 or more number is equal to product of smallest power of each common prime factor involved in the number। जो अभी बात हमने करी ना उसी को इसने प्रॉपर इंग्लिश में सेंटेंस बना के लिख दिया है। क्या लिखा है कि HCF ऑफ 2 और मोर पावर मोर नंबर्स, यानी कि जितने भी HCF की बात कर रहे हो, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर HCF, यानी हाईएस्ट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। हाँ भैया बिल्कुल सही बात,
वही बात तो हमने अभी अभी करके देखे हैं, अभी तो हमने यही सॉल्व किया है। कह रहा है द HCF ऑफ 12, 21 एंड 15 इज 3। है कैसा, है कैसा, देखते हैं भाई। ठीक है कि भाई साहब हमारे पास 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3। 21 क्या लिखेंगे इसको हम, 3 इंटू 7। ठीक है, यानी लिखा हमने 3 इंटू 7। कह रहा 15, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब क्या हो गया, कॉमन निकालना है, कॉमन ढूंढना है, तो चलो कॉमन ढूंढते हैं। कह रहा 2 3 है, इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है तो 0 लिख दिया, क्या नहीं है 7 नहीं है तो 0 लिख दिया, इसमें क्या नहीं है 2 नहीं है तो 0 लिख दिया, क्या नहीं है 5 नहीं है तो 0 लिख दिया, इसमें क्या नहीं है 2 नहीं है और क्या नहीं है 7 नहीं है। ठीक है ना, वही काम किया। अब कह रहा है भैया हाँ कॉमन ढूंढ लो, कॉमन फैक्टर की बात हो रही है ना, HCF की बात हो रही है, कॉमन ढूंढ लो। कह रहा 2 कॉमन है, हाँ यहाँ पे भी कॉमन है, हाँ यहाँ पे भी क्या है कॉमन है, हाँ। कह रहा है इन सब का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो क्या इसकी बात हो रही है, HCF की बात हो रही है। कह रहा 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 0, 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 0। फिर कह रहा 3 देख लो, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, इन सब में स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है। फिर हमने देखा क्या 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी, इन सब में स्मॉलेस्ट क्या है 0 है। 5 देखा हमने क्या 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, इन सब में स्मॉलेस्ट क्या है 0। तो इन सब को देखोगे तो 2 की वैल्यू 1 हो गई, 7 की वैल्यू 1 हो गई, 5 की वैल्यू 1 हो गई, तो बचा क्या 3। यानी क्या इसका HCF 3 होगा, हाँ भाई 3 होगा। ये भी क्या सही है, हाँ भाई ये भी सही है। यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है। ऑप्शन तो पढ़ना थोड़ा। क्या बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है ना ए को करेक्टली एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना। फिर कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, बट आर ना एक करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एकदम नहीं बता रहा कि इसी वजह से ऐसा है। फिर कह रहा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस हो गए, यानी कि सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सही है। अब इन दोनों में हो गया कंफ्यूजन। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि जब ए भी सही हो जाए और 2 भी सही हो जाए, और ये भी बात मानना लाइफ में भी यही होता है, सबसे ज्यादा डिलेमा होता कब है, जब दोनों ही ऑप्शन सही मिल जाए। जब आपको 2 काम करना हो और दोनों ही सही लगे ना, तो समझ लेना कि आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि यार इस पे जाए तो भी अच्छा है, इस पे जाए तो भी अच्छा है, तो कौन सा चूज करें। तो कह रहे यार ए भी सही है, आर भी सही है, भैया क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जानने के लिए ना रीजन समझो। कह रहा है कि HCF of 2 or a more factor is equal to product of the smallest power of each common prime number। कह रहा है कि जो 2 स्मॉलेस्ट फैक्टर की आप बात कर रहे हो ना, उनके स्मॉलेस्ट पावर को ही अगर हम फैक्टर देखें, अगर फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर देखें तो HCF निकल जाता है। ठीक है ना। और कह रहा है HCF of 12, 21 एंड 15 की HCF क्या है 3 है। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है। ठीक है ना, ये मत समझना कि हमने जो ये रीजन दे दिया ना, जो रीजन दे दिया उसकी वजह से ये स्टेटमेंट सही है मेरा ना, बिल्कुल नहीं है। जो हमने रीजन लिखा ना, रीजन की वजह से स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि जो मेरा रीजन है वो स्टेटमेंट की वजह से सही है। ठीक है ना। अगर सपोज ये उल्टा होता, ये ऊपर लिखा होता कि द HCF ऑफ 12, 21 एंड 15 इज 3। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो HCF होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर होता है, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है ना उनके स्मॉलेस्ट पावर को काउंट करते हैं, इस वजह से 3 है, तो बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे पहले जनरल वे में बता दिया, फिर कह रहा है कि हाँ इनका स्पेसिफिक ऐसे वजह होता है, तो इसका रीजन नहीं हुआ, ये क्या स्टेटमेंट सही हुआ। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा मुझे, ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ सही है, रीजन सही है, असर्शन भी सही है, बट जो रीजन है ना इसकी वजह से क्या हमारे पास असर्शन है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, यानी इसकी वजह से, यानी 2, 21, 15 की वजह से ये ए वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, ए वाले वजह, ए होने की वजह से बी है, यानी ए होना, ए है तभी रीजन करेक्ट हो पा रहा है। आ रही बात समझ में। ठीक है ना,
सो अगर अपोजिट होता तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाता, ऐसे लिखा है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आई थिंक अभी तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है what is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें तो नंबर ही नहीं लिखा है यार। अभी तो जो भी क्वेश्चन लिखा था नंबर लिखा था, सॉल्व कर लेते मजा आ रहा था, लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें तो नंबर ही नहीं लिखा है। अब हम क्या कर लें, ठीक है ना? तो पहले नंबर निकाल दो। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो हम क्या प्राइम नंबर अगर हम देखें, अगर हम प्राइम नंबर देखें तो क्या है? 2, 3। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है क्या 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? थोड़ा कमेंट में आंसर दो। तो थोड़ा कमेंट में इसका आंसर दे देना कि 1 प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है। मैं लास्ट में बता दूंगा इसको कि भैया 1 है क्या, ठीक है? चलो, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, देन 4 होता है। क्या क्या यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना? क्या होता है? 5, क्या होता है? 7, क्या होता है यहाँ पे? 11। ये सब क्या हमारे प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो 4, क्या हो गया उसका? 6, क्या हो सकता है? 8, क्या हो सकता है? 9, क्या हो सकता है? 10, क्या हो सकता है? 12। स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4। कह रहा है 2 और 4 का कंपोजिट मतलब HCF बता दो। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 मतलब क्या? 2 के पावर 2। तो HCF क्या कहता है मेरा? HCF क्या कहता है मेरा? HCF क्या कहता है मेरा? कि कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, इन दोनों फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो HCF क्या होगी उसकी? 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन MCQ में पूछ देते हैं कि व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, the largest number which divide 70 and 25 leaving reminders 5 and 8 respectively। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया। अब हम लोग क्या कर ले? कह रहा था लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर बताना है which divide 70 and 25 leaving reminders 5 and 8 respectively। respectively का मतलब क्या है कि 70 को डिवाइड कर रहे हो ना तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, और 125 को डिवाइड कर रहे हो ना तो 8 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना? यानी क्या है रहा है कि भैया हमारे पास 70 है, द लार्जेस्ट नंबर बताना है कि 70 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5। और कह रहे जो हमारे पास 125 है उसको उसी नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो क्या आ रहा है हमारे पास? 8। 70 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हो रहा है 5, 125 को डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर हो रहा है 8। कह रहा है वो बड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा? वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करने पे क्या आएगा? एक चीज समझते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है ना? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? मानो कि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज को बहुत छोटा सा नंबर लेता हूँ 15, ठीक है ना? हमने कहा कि 15 को थोड़ा डिवाइड करते हैं हम लोग, सपोज करो 4 से, ठीक है? कितने टाइम में जाएगा? 4 को हमने डिवाइड कर दिया 3 टाइम में, क्या हो गया? 12। रिमाइंडर क्या बचा? 3, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, रिमाइंडर और क्वोटिएंट दोनों इस सेम है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? कोई इश्यूज नहीं है, कोई भी इश्यूज नहीं है, ठीक है? ये चीज हमने कर ली। तो क्या रहा है कि हमने 4 को 15 से डिवाइड करना था तो 3 टाइम में गया 12 और रिमाइंडर क्या बच गया? 3। तो अगर हमने 4 को 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 हुआ, तो ऐसा किस नंबर से हम 15 को डिवाइड करें
कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई नंबर रिमाइंडर ना बचे, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचे, ठीक है ना। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस 15 में जो ये रिमाइंडर आ रहा है उसको मैं माइनस कर दूं, तो जो नंबर आएगा उस नंबर से अगर 4 को डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि जो रिमाइंडर है उसको अगर मैं उस नंबर से माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो नंबर आएगा वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से कंप्लीट डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, 25 एक नंबर है, इस 25 नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, अगेन सपोज करो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, यस और नो, ठीक है। यानी कि 25 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन कब कंप्लीट डिवाइड कर लेगा, जब ये 1, जब ये इसका रिमाइंडर इस 25 से क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। यानी कि अगर मैं इस 25 से 1 को माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो नंबर इस कंप्लीटली नंबर से क्या कर देगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि जैसे मैं माइनस कर दूंगा रिमाइंडर को, जो नंबर आएगा उसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। कंप्लीट डिवाइड का मतलब वो क्या है, फैक्टर है। ये 4 क्या है, उसका फैक्टर है, कंप्लीट। यही तो हमने समझा था कि फैक्टर और मल्टीपल क्या है, फैक्टर जो कंप्लीट डिवाइड कर दे, मल्टीपल जो उसके टेबल में है, ठीक है ना। यानी हमें ये देखना है कि वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। और क्वेश्चन में भी तो कुछ यही पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 25, वो बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ, वो लार्जेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड कर दे, किसको, दोनों को डिवाइड कर दे। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट के लिए क्या निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब डिवाइड कर दे कंप्लीटली, ठीक है। मतलब मुझे 70 और 25 का एचसीएफ निकालना चाहिए, या फिर ये करना पड़ेगा कि जो उसका रिमाइंडर उसको अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि ये 5 को इस 70 से क्या कर दूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस 8 को इस 125 से क्या कर दूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 70 माइनस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 65, और यहाँ पे 125 माइनस 8 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 118, तो 7 हाँ 117 और 65। यानी कि अब इन दोनों नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकाल दूं तो जो नंबर आएगा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर भी दे देगा 5 और 8 का। तो चलो इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम 65 को क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, ठीक है ना। क्या जाएगा, चलो मैं 5 लेता हूँ, 1 देन 5, ठीक है ना। 13 प्राइम नंबर है तो सीधा ये 1 टाइम में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 117 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि 65 का क्या होगा फैक्टर, 5 इंटू 31। फिर हमारे पास क्या है 117, इसका क्या फैक्टर है 3 की पावर 2 इंटू 13। इन दोनों में क्या नहीं है, उन नंबर्स को यहाँ पे लिख दो। इसमें क्या नहीं है, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख दिया। इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख दिया। क्या निकालना है मुझे, HCF निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। यानी कि 3 का और 3 का इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा 0, ठीक है। 5 का इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया 0। 13 का इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया हमारे पास 13, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, यानी एचसीएफ की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 13। यानी कि 13 वो नंबर है, 13 वो नंबर है, वो लार्जेस्ट नंबर है जो 70 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। जो 70 को भी डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना देगा 5, और जो 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या देगा 8। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मान लो कि हमने क्या किया, 13 को डिवाइड किया किससे, 75 से, कितने टाइम में जाएगा 13 5 65, क्या बच गया रिमाइंडर यहाँ पे, सॉरी 70 है यहाँ पे, ठीक है। क्या रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 5, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास क्या है दैट 125 को 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास दैट
हाँ ठीक है, तो क्या कर रहा था हम 13 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 13 को 130 यानी 9 जा 13 9 जा होगा तो 117 आ जाएगा और क्या बच जाएगा हमें रिमाइंडर 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। यानी 13 वो नंबर है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर हो गया, 13 वो नंबर हो गया जो 70 और 125 दोनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या दे देगा 5 और 8। समझ आया क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में ये किया कि हमारे पास कह रहा था लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 25 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, यानी वो लार्जेस्ट नंबर बताना है, वो बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है जो 70 और 25 को डिवाइड करने पे 70 से 5 रिमाइंडर दे दे और 125 से 8 रिमाइंडर दे दे। तो हमने क्या किया, बड़ा सा बड़ा नंबर मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो गई। ठीक है ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकाला। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई वो कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो हमने पहले 70 से उसके रिमाइंडर 5 को माइनस कर दिया और 125 से उसके रिमाइंडर 8 को माइनस किया, तो नंबर बचा मुझे क्या 65 एंड 117 और इन दोनों को हमने डिवाइड किया 13 से, मतलब इनका एचसीएफ निकाला तो क्या मिला 13 एंड 13 वो नंबर कहलाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 445 572 and 699 living reminders 4 5 and 6 respectively। अगेन सेम क्वेश्चन कह रहा है वो नंबर बता दो, ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, बड़ा सा बड़ा नंबर बता दो, हाईएस्ट नंबर बता दो, लार्जेस्ट नंबर बता दो, यानी कि बड़े नंबर को बता दो जो क्या कर दे, डिवाइड कर दे मतलब फैक्टर बता दे, डिवाइड कर दे मतलब फैक्टर बता दे, जहां डिवाइड लिख दे मतलब उसका फैक्टर बता दे। ठीक है ना, यानी किसको बता दे कि हमारे 4 4 5 को और क्या करते 572 को और 669 को, कह रहा है कि एक नंबर बता दो। हमने कह दिया मान लो n वो नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसको डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे और ये क्या दे, एक रिमाइंडर दे दे, वैल्यू क्या 4, ये क्या दे, ये भी एक रिमाइंडर दे दे, क्या दे दे 5, ये क्या दे, ये भी एक रिमाइंडर दे दे भैया क्या 6। कह रहा इन तीनों नंबर्स को रिमाइंडर दे दे 4 5 एंड 6 का, वो कौन बड़ा सा बड़ा नंबर होगा? तो भाई बहुत ही आसान है, यहां से इस रिमाइंडर को इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस कर देना है। ठीक है ना, क्या माइनस कर देना है, अगर इसको 4 से माइनस करेंगे क्या बच जाएगा 4 4 1, 5 से माइनस कर देंगे क्या बच जाएगा यहाँ पे 5, सॉरी ठीक है ना, 7 2 से अगर माइनस कर देंगे तो बच जाएगा क्या 5 6 7। ठीक है, 6 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 6 9 3। ये 3 नंबर बचे, ऐसा कर दो कुछ। ठीक है ना, ऐसा कुछ कमाल कर दीजिए हमारे पास। ठीक है ना, कि 4 4 1 5 6 7 और 6 9 3 को कंप्लीट डिवाइड कर दे। कंप्लीट डिवाइड का मतलब इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है, मतलब इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ निकाल देना है, जो नंबर आएगा वही ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो अभी हम करके आ रहे हैं। ठीक है, कहानी बिल्कुल सही है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लेना, अगेन एच डब्ल्यू दे रहा हूं, बड़ा सा डब्ल्यू दे रहा हूं। ठीक है ना आपको, ठीक है ना, होमवर्क समझते हो ना होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 11, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। दो नंबर है उनका दो क्या कह रहा है कि टू नंबर्स जो एचसीएफ उसका एलसीएम है 2400 कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर एचसीएफ, कौन सा इसका एचसीएफ नहीं है। और हाँ, इसी के जस्ट पहले एक कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा ही नहीं, क्या था, एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी कि एलसीएम कोई नंबर है ना, उस नंबर का एचसीएफ 100% फैक्टर होने वाला है। ठीक है, उसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है ना, फैक्टर मतलब डिवाइड हो जाएगा, मतलब कोई एलसीएम नंबर है उसको एक एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। कह रहा एचसीएफ, जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, वो हमेशा उन दोनों नंबर के एलसीएम का 100% फैक्टर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर एचसीएफ, कह रहा दो नंबर है उनका जो एलसीएम है ना 24 है, तो कौन सा इसमें से उसका वो नहीं हो सकता, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर एचसीएफ, कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो क्या चेक कर ले कि कौन कंप्लीटली इसको डिविजिबल कर रहा है और कौन डिविजिबल नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या 2400 300 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या 2400 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा। क्या 2400 500 से डिवाइड होगा, ना 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 ना, यहां दिक्कत है, 0 से 0 कटा ना, अब 5 और 25 कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या 2400 600 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 500 वो नंबर है, 500 वो नंबर है जो क्या है 24 का HCF नहीं हो सकता, 2400 का HCF नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। इज दिस फाइन, इज दिस ओके, यस इज दिस ओके। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। Question number 12. Get the largest number that is divisible by all the number from 1 to 10. Both inclusive, सबको इंक्लूसिव कर देना है। कह रहा वो नंबर बता दो, वो लार्जेस्ट नंबर बता दो, वो लार्जेस्ट नंबर बता दो, बड़ा सा बड़ा नंबर बता दो, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। यानी एक ऐसा नंबर हो जो 1 और 10 से कंप्लीट डिवाइड, यानी हमेशा ही डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे हम, 1 to 10 का मतलब 1 हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कह रहे ये नंबर कंप्लीटली क्या कर दे, कोई एक ऐसा नंबर बता दो वो नंबर इनसे हमेशा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे LCM निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, LCM, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, चलो निकालते हैं। यहाँ पे 2 से 1 रहेगा, 1 रहेगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 7 4 9 5, अगेन 2, क्या हो जाएगा 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5, one more time 2 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5, now 3 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5, again 3 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। समझ रहे हैं ना किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये तो ऑलरेडी किया हुआ होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। फिर क्या बचा यहाँ पे, दैट 5 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1, फिर क्या बचा यहाँ पे 7 1 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 1। तो कुछ भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है, उस नंबर को हमें ये देखना है कौन सा बड़ा एक नंबर होगा जो इस सब नंबर्स के टेबल में आ जाएगा, इन सबके टेबल में आ जाएगा, मतलब मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के भी टेबल में आ जाएगा, 9 के भी टेबल में आ जाएगा, 8 के भी टेबल में आएगा, यानी कोई भी नंबर लो ना सबके टेबल में आएगा, ठीक है ना। वो कौन सा नंबर, कौन सा बड़ा सा नंबर हो सकता है, तो वो क्या हमारे पास है, दैट पर्टिकुलर एलसीएम। और एलसीएम में क्या है हमारे पास, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7, यानी इसको सॉल्व किया जाए अगर, ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 35 हो जाएगा 72 into 35। अब इन दोनों को अगर देखा जाए कि 72 है, 35 है, 0 क्या बचेगा यहाँ पे, 5 2 जा 10, 0 1 बच गया, 5 7 जा 35 और 36, ठीक है ना, 3 2 जा 6 21, तो 0 2 1 बच गया, ठीक है ना, 3 2 4 5 एंड 2, यानी क्या बचेगा यहाँ पे 2520। यानी ये बड़ा सा बड़ा नंबर है जो 1 और 10 के कहीं पर भी इनका टेबल पढ़ोगे ना, ये 100%
1 का टेबल पढ़ोगे तो भी 2520 आएगा, 2 का पढ़ोगे तो भी आएगा, 3 का पढ़ोगे तो भी आएगा, 4 का पढ़ोगे तो भी आएगा, 5 का पढ़ोगे, 6 का पढ़ोगे, 10 तक पढ़ोगे, कोई नंबर पढ़ोगे उसके टेबल में ये जरूर आएगा 2520। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन सब को क्या कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। ठीक है, ठीक है, कहानी आसान सी लग रही है तो आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 2 द पावर 5 इंटू 7, y इज इक्वल टू 2 द पावर 2 एंड 3 की पावर 2 5, यानी x दिया है, y दिया है, z दिया है और x y z के एलसीएम की वैल्यू दिया है। कह रहा है n की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें n की वैल्यू फिगर आउट करनी है। देखते लिखते हैं, लिखा हमने क्या, x इज इक्वल टू 2 to the power 5 into 7, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5, कोई दिक्कत नहीं। z इज इक्वल टू कह रहा है 3 to the power n into 5 to the power 2। कह रहा है ये तीनों x y z की वैल्यू दिया है और कह रहा है LCM x y z का ऑलरेडी दे रखा है कि 2 to the power 5 है, 3 to the power 4 है, 5 to the power 2 है और क्या है 7 है। ये सब चीज दी हुई है। कह रहा है कि बता दीजिए 3 के पावर कौन सा वैल्यू, यानी जो n लिखा हुआ है वही होगा, कौन सा होगा वो n वैल्यू। तो भैया देखो क्वेश्चन देख के ये आंसर है। क्या कहा हमने, एलसीएम में क्या कहा, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले इसका अगर कॉमन फैक्टर देखें ना, पहले कॉमन फैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना, इसका हम कॉमन फैक्टर बनाते हैं। कॉमन फैक्टर अगर देखो तो यहाँ पे 2 है, 7 है, क्या नहीं है, 3 नहीं है तो 3 के पावर 0 लिख दिया, क्या नहीं है, 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख दिया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, क्या नहीं है, 7 नहीं है तो 7 के पावर 0 लिख दिया, 3 है, 5 है, क्या नहीं है, 2 के पावर 0 नहीं है, ठीक है ना, और क्या नहीं है, 7 के पावर 0 नहीं है। क्या ना, इन सब में भैया कॉमन जोड़ना थोड़ा, ठीक है ना, कॉमन जोड़ते हैं और हाईएस्ट पावर जोड़ते हैं, वही एलसीएम होगा। ठीक है ना, तो कॉमन देखते हैं, तो क्या 2 कॉमन है, हाँ, क्या 2 कॉमन है, हाँ, क्या 2 कॉमन है, हाँ, कॉमन क्या हुआ, 2 के पावर 5 हो गया, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3, इधर भी है। अब हमें नहीं पता कि n के वैल्यू कम है या ज्यादा, हमें कुछ नहीं पता, तो 3 के पावर हम n ही लिख देते हैं, छोड़ देते हैं बाकी चीजों को। ठीक है ना, आगे आता है क्या हमारे पास 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी है, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। 7 देखते हैं, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1। अगर इससे कंपेयर किया जाए 2 to the power 5, 3 to the power 4 into 5 to the power 2 into 7, तो क्या है यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, चलेगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, चलेगा। क्या नहीं है, ये वाले पावर में n की जगह पे 4 नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इजी है, बिल्कुल इजी है, आसानी से हम कर लेंगे यहाँ तक की वैल्यूज। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको आराम से पढ़ो, रिवाइज करो, एक बार में समझ नहीं आया 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आया कमेंट करो, एंड फिर भी समझ नहीं आया तो लाइव आ जाओ, लाइव में जब करेंगे तो वहां पे पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे भी है, अगर आप पेड बैच में पढ़ रहे हो तो आपको ऑलरेडी मेरे पास मेरा नंबर मिला होगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देख लोगे, वहां से अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव मटेरियल्स आपको 100% मिलेंगे पेड बैचेस में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में, रियल नंबर के अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए इस पार्ट में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आराम से खूब एंजॉय करो और आराम से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बाय बाय।